हेलो एवरीवन। हमने हिस्ट्री की जो प्राचीन इतिहास है उसकी वन लाइनर सीरीज़ लेके आए थे, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम टॉपिक लेके आए हैं वैदिक सभ्यता। उसके हम आज टॉप 100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, वैदिक सभ्यता वैसे किसके बाद की सभ्यता बोला जाता है? आर्यंस। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में कौन सी सभ्यता पनपी? आर्यन सभ्यता या वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किन के आने पे बनी थी? आर्यंस के आने पे। वैसे तो ये बोला जाता है कि इनकी 1700 से एंट्री स्टार्ट हो गई थी। जो आर्यंस का भारत में आगमन था वो 1700 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी बुक्स कब से मानी गई है? 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद जो संस्कृति भारत में पनपी वो कौन सी है? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति ऐसा क्यों माना गया है? देखो, अभी तक किसी को ये पता नहीं चल पाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, लेकिन पिगट और व्हीलर के अकॉर्डिंग यही माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण आर्यंस थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में पनपी कौन सी संस्कृति थी? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। क्या माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और वैसे आर्यंस का आगमन कब से स्टार्ट हो गया था? 1700 ईसा पूर्व से। वैदिक काल का मूल आधार किसको माना जाता है? वेदों को माना जाता है। और वेद किसके द्वारा रचित है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास के। वैदिक संस्कृति के प्रवर्तक कौन थे? आर्यंस। कौन थे? आर्यन। वैदिक संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आर्य संस्कृति। कौन सी संस्कृति के नाम से जाना जाता है? आर्य संस्कृति। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य किसको बोला जाता है? जो श्रेष्ठ हो, कुलीन हो और आदरणीय हो। किनको बोला जाता था? श्रेष्ठ, कुलीन, आदरणीय को। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? देखो भाई, आर्यन का जो मूल निवास स्थान है वो अभी तक विवादास्पद विषय माना गया है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई पुरातत्वविद कुछ कह रहा है। जैसे फिलोपोस्टेटी हैं, यूरोप के सिद्धांतक हैं ये। इन्होंने क्या कहा कि आर्यन से ना मूल निवास स्थान उनका यूरोप था। मच ने इनको ये बोल दिया कि ये पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट से आए हैं। ठीक है, हार्ट ने इनको जर्मन प्रदेश का बोल दिया है। मैकडोनेल ने इनको ये बोल दिया कि डेन्यूब नदी के तट से आए हैं, यानी कि जो आपका दक्षिण पूर्व यूरोप है वहाँ से आए हैं। वैसे ही कुछ लेखकों ने, जैसे अपने इंडिया के ये एक राजवली पांडे हैं, उन्होंने अपने पुराणिक डाटा ऑफ ओरिजिनल होम्स फॉर द आर्यंस में ये लिखा है कि आर्यंस का मूल निवास स्थान मध्य देश था, यानी कि उत्तर प्रदेश था। ठीक है, जैसे गंगानाथ झा ने बोल दिया कि ये ब्रह्मर्षि देश कश्मीर के पास से आए थे। कश्मीर के पास से किसने बोला? LD काला ने बोला। और गंगानाथ झा ने कहाँ से बोला? ये जैसे ब्रह्मर्षि देश से आए थे। वैसे अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग विवादास्पद है, इस पे अभी तक कोई नहीं माना गया। वैसे सब के अगर एक मूल निवास स्थान निकाला जाता है तो वो मध्य एशिया माना जाता है। कौन सा माना जाता है? मध्य एशिया। किस भारतीय ने 1903 में प्रकाशित बुक द आर्कटिक होम इन द वेदास, कौन सी बुक? द आर्कटिक होम इन वेदास। आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है। किन्होंने माना है? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। और गंगानाथ झा ने कहा, कौन सा माना है? ब्रह्मर्षि देश। वैसे राजवली पांडे ने कौन सा माना है? मध्य प्रदेश, यानी कि आपका जो पहले उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1903 में कौन सी बुक प्रकाशित हुई थी? द आर्कटिक होम इन वेदास। किसकी बुक थी ये? बाल गंगाधर तिलक की। इन्होंने आर्यंस का मूल निवास स्थान क्या बताया? उत्तरी ध्रुव को। विद्वानों के मतों के अनुसार आर्यंस का मूल निवास स्थान कौन सा माना जाता है? यूरोप और एशिया। सबसे अधिक मान्य मत कहाँ का है आर्यों के मूल निवास स्थान का? मध्य एशिया का। कौन सा है? मध्य एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया माइनर से प्राप्त जो बोगाज कोई अभिलेख है, कहाँ से मिला है बोगाज को? ये भी क्वेश्चंस बनता है भाई, एग्जाम में आया हुआ है। बोगाज कोई अभिलेख कहाँ पर है? एशिया माइनर से प्राप्त हुआ।
में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है जिनसे आर्यन के मूल निवास संबंधी पुष्टि हुई है? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। सबसे ज्यादा प्रमुख भगवान किसको माना है? इंद्र को। फिर उसके बाद अरुण, अग्नि और वरुण को। भारत में आने वाले आर्यन सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे भाई? अफगानिस्तान के सीमांत प्रांत और पंजाब, क्योंकि ये सब पहले क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही था। तो भारत में आने वाले आर्यन सबसे पहले कहाँ आके बसे? अफगानिस्तान के सीमांत प्रांत और पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्त संधव प्रदेश जो अफगानिस्तान का सीमांत प्रांत और पंजाब होता था, कौन सा होता था भाई? सप्त संधव प्रदेश, अफगानिस्तान का सीमांत प्रांत और पंजाब। उसे क्यों सप्त सैंधव का अर्थ, क्यों सप्त सैंधव बोला जाता है? क्योंकि ये क्या है? 7 नदियों का देश है। ये एरिया क्या बोला जाता है? 7 नदियों का देश। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? उत्तर ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। कब माना जाता है ऋग वैदिक काल? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। और उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, क्योंकि 600 ईसा पूर्व के बाद तो किसका काल आ गया था भारत में? हर्षकालीन। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसको माना है? मध्य एशिया को। किसने माना है? मध्य एशिया को। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मैक्स मूलर ने आर्यंस का मूल निवास स्थान किस जगह को माना है? मध्य एशिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्यन सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। सिंधु सभ्यता कैसी थी भाई? नगर नियोजन सभ्यता। और आपकी आर्यन सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग तो व्यापार में ज्यादातर विश्वास करते थे और आर्यंस खेती बाड़ी और पशुपालन में। तो इस आधार पे कहा गया कि सिंधु सभ्यता क्या है? नगर नियोजन सभ्यता है, जो उनके एविडेंस मिले हैं। और आर्यन सभ्यता के जो एविडेंस मिले हैं वो एक ग्रामीण सभ्यता को प्रदर्शित करती है। आर्यन सभ्यता की भाषा क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। और सिंधु सभ्यता की तो आज तक भाषा को कोई पढ़ ही नहीं पाया है। कुछ लिपियां मिली हैं पर अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ऋग वैदिक काल का समय क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और आर्य समाज कैसा था? पितृ प्रधान। और सिंधु समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक। और आर्य समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी? आर्यन समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल, जिसको हम क्या कहते हैं? परिवार। और परिवार के मुखिया को क्या बोला जाता था? कुलप। क्या बोला जाता था? कुलप। क्या बोला जाता था? कुलप। और कुल का मतलब क्या होता है? परिवार। आर्यंस ने प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा था? 5 में बांटा था। सबसे छोटी कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। कैसे माना था? 5 इकाइयों में माना था। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल। फिर कौन सी थी? ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। सबसे बड़ी कौन सी थी? राष्ट्र। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी। क्या कहलाता था? ग्रामीणी। जैसे आज के दिन हमारे ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच। विश्व का प्रधान क्या कहलाता था? विश्वपति। विश्व का प्रधान क्या कहलाता था? विश्वपति। और जन के शासक को क्या कहा जाता था? राजन। राजन मतलब जो वहाँ पे शासक होता था, राजा, जिसको राजा बोलते थे। राज्याधिकारियों के प्रमुख कौन होते थे? पुरोहित और सेनानी। क्योंकि जो आर्यंस आगे थे इसमें सबसे ज़्यादा क्या स्टार्ट हो गया था? ब्राह्मणवाद। तो वहाँ पे राज्याधिकारियों के प्रमुख कौन होते थे? पुरोहित और सेनानी। क्यों होते थे? क्योंकि भाई युद्ध वगैरह इनमें स्टार्ट हो गए थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? सूत, रथकार और कम्मादी। इनकी टोटल संख्या कितनी होती थी? 12। और इनको क्या बोलते थे? रत्नीन। क्या बोलते थे? रत्नीन। क्या बोलते थे? रत्नीन। आर्य समाज में पूरब एवं स्पश, पूरब एवं स्पश किनको बोला जाता था? पूरब बोला जाता था दुर्गपति को।
पूरब किसको बोला जाता था? दुर्गपति को। और स्पष्ट किसको बोला जाता था? जो आजकल के हमारे ये मान लो गुप्तचर हैं, ठीक है, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। स्पष्ट किसको बोला जाता था? जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचरों को। और पूर्व किसको बोला जाता था? दुर्गपति को। और सूत, रथकार और कम्मादी को क्या बोलते थे? रत्नीन। उनकी संख्या कितनी होती थी? 12। व्राजपति कौन होते थे? व्राजपति गोचर भूमि के अधिकारी। कौन होते थे? गोचर भूमि के अधिकारी। उग्र कौन होते थे? उग्र, उग्र से ही हमें क्या समझ में आ रहा है? उग्रवाद उग्रवाद भाई एक तरह से तो गलत वर्ड है, पर उग्र किस में होते थे? आपराधिक। उग्र कौन होते हैं? उग्रवादी कौन होते हैं? जो अपराधी गतिविधियां करते हैं। तो उग्र कौन होते थे? अपराधियों को पकड़ने का जो काम करते थे उनको क्या बोला जाता था? उग्र। राजा को सलाह देने वाली कौन सी 2 संस्थाएं थी? सभा एवं समिति। इनको बहनें बोला जाता है। राजा को सलाह देने वाली बहनें कौन सी थी? सभा एवं समिति। राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी? 2 संस्था थी, सभा एवं समिति। समिति के सभापति को क्या बोला जाता था? ईशान। क्या बोला जाता था? ईशान। सभा समिति के सभापति को क्या बोला जाता था? ईशान। किस काल में महिलाएं भी सभा एवं विभक्त में भाग लेती थी? ऋग्वैदिक काल में। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो रचनाएं हुई हैं उसमें भी जो रचनाएं हैं, कुछ रचनाओं में किन का जिक्र है? कुछ रचनाएं किन के द्वारा लिखी गई? महिलाओं के द्वारा। तो ऋग्वैद काल में महिलाएं भी सभा और विदत में भाग लेती थी ऋग्वैद काल में। और देखो जो विदत थी ये आर्यों की है ना सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसे जनसभा भी कहा जाता था। जो ये आपकी विदत है ना, ये आर्यंस की क्या थी? सबसे प्राचीन सभा थी, जिससे हम जनसभा भी कहते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? आर्यों द्वारा दी गई ऋग्वेद की रचना। किसको माना जाता है प्रथम ग्रंथ? आर्यों द्वारा दी गई ऋग्वेद की रचना। और है ना, वैदिक साहित्य को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ का मतलब क्या है? जो ग्रंथ परमात्मा से सुना गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? श्रुति ग्रंथ। इसमें क्या करते थे? गुरु उच्चारण करते थे और शिष्य उनको सुनते थे, जिसके कारण वेद को क्या बोला गया? श्रुति। वेदों को क्या बोला गया? श्रुति। श्रुति ग्रंथ, जिसमें क्या होते थे? गुरु ज्ञान देते थे और शिष्य उनको सुनते थे। जो ग्रंथ परमात्मा से सुना गया हो। ऋग्वैदिक काल में किस सबसे महत्वपूर्ण नदी का वर्णन है? सिंधु नदी का। किस नदी का है? सिंधु नदी का। और ऋग्वेद में जो आपकी पवित्र नदी गंगा और यमुना नदी है उनका उल्लेख कितनी बार मिलता है? गंगा का 1 बार मिलता है और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार उल्लेख मिलता है? गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किसका मिला है? सिंधु नदी का। सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किसका मिला है? सिंधु नदी का। और आर्यंस का शाब्दिक अर्थ क्या था? श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य, उत्कृष्ट, स्वतंत्र, उदात्त। क्या क्या था? श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट और स्वतंत्र। और आर्यंस की सभ्यता को क्या बोला जाता है? आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता। इसका वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? 15 ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब का है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्यंस की भाषा क्या मानी गई है? संस्कृत भाषा मानी गई है। जैसे और मैक्स मूलर ने आर्यंस का मूल निवास स्थान क्या माना है? मध्य एशिया। दयानंद सरस्वती ने क्या बोला है? कि ये तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला है? कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और गार्डन चाइल्ड्स ने क्या बोला है? कि ये दक्षिणी रूस से आए हैं। और अविनाश चंद्र ने क्या बोला? ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। पर सबसे ज़्यादा वैलिडेशन किसको मिली है? प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से आर्यों का मूल निवास स्थान क्या बताया गया है? मध्य एशिया। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही किया था।
और सबसे ज़्यादा नदी किस नदी का वर्णन हुआ है? सिंधु नदी का। गंगा और यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ है? गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती। इसे क्या बोला जाता था? नदी तमा। नदी तमा का मतलब क्या होता है? नदियों का प्रमुख। क्या बोला जाता था? नदी तमा। नदी तमा का मतलब क्या होता है? नदियों का प्रमुख। नदियों का प्रमुख कौन थी? सरस्वती नदी। सप्त सैंधव प्रदेश में के बाद आर्यंस कहाँ पर आकर बसे थे? कुरुक्षेत्र के निकटीय प्रदेशों पर। सबसे पहले कहाँ आए थे वो? अफगानिस्तान और पंजाब में। फिर उसके बाद कहाँ आके बसे? कुरुक्षेत्र के निकट प्रदेशों पर। कुरुक्षेत्र के निकटतम क्षेत्रों को क्या बुलाया जाने लगा था उसके बाद? ब्रह्माव्रत। क्या बुलाया जाने लगा था? ब्रह्माव्रत। और ये जो ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, देखो हरियाणा को भी क्या बोला जाता है? हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त। किन नदियों के बीच में स्थित है हरियाणा? सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच में। जब हम हरियाणा जी के करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस जरूर करेंगे। तो जो आपका ब्रह्मावर्त एरिया था किन नदियों के बीच में पड़ता था? सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच में। सप्त सैंधव में कुल कितनी नदियां थी? 7 नदियां थी, तभी इसको सप्त सैंधव बोला जाता है। कौन कौन सी नदी थी आपकी? इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, सरस्वती जिसको क्या बोला है? नदी तमा बोला है। सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ऋग्वेद की कौन सी? सरस्वती नदी। फिर वित्सता जो आज की आधुनिक नाम जिसका क्या है? झेलम। फिर क्या थी? आस्किनी जिसको हम चेनाब और चंद्रभागा भी बोलते हैं। पुरुषनी जिसको आज की रावी नदी बोलते हैं। रावी नदी के पास क्या थी? हड़प्पा संस्कृति बसी थी। फिर शतुद्री जिसको आज की सतलुज नदी बोलते हैं हम। बिपाशा जो आज की व्यास नदी है। सप्त सैंधव में कितनी नदियां थी? 7। कौन कौन सी थी? सिंधु, सरस्वती, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। इनके पुराने नाम क्या थे? सिंधु, सरस्वती, वित्सता, आस्किनी, पुरुषनी, सतुद्री और बिपाशा। बहुत सारे परिवार मिलकर क्या बनाते थे जिसका मुखिया ग्रामीण बोला जाता था? ग्राम बनाते थे। और ग्राम से छोटा क्या होता था? परिवार को क्या बोलते थे हम? कुल। क्या होता था? कुल, ग्राम, ठीक है, विश्व, जन, फिर आपका राष्ट्र। ऋग्वेद में ग्रामीण शब्द को कितनी बार उल्लेख किया गया है? 30 बार। कितनी बार उल्लेख मिलता है? 30 बार। कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? एक विश्व बनाते थे जिसको हम क्या, जिसका मुखिया कौन होता था? विषुपति। कौन होता था? विषपति। कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? विश्व। इसका मुखिया कौन होते थे? विषपति। क्या होते थे? विषपति। जन जिसे कबीला भी कहा गया है, जन जिसे कबीला भी कहा गया है, उसके मुखिया कौन होते थे? जनस्य गोपा यानी कि आपके राजा। उसे क्या बोलते थे? आपके राजा, जनस्य गोपा। जनस्य गोपा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है? 275 बार। कितनी बार उल्लेख मिलता है? 275 बार। कितनी बार उल्लेख मिलता है भाई? 275 बार। क्यों? क्योंकि राजा का पद क्या होता था? युद्ध की आवश्यकता के अनुकूल होता था। और जन जिसे कबीला भी कहा जाता है उसके मुखिया कौन होते थे? जनस्य गोपा, जिसको हम राजा भी बोलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? पशुपालन पे आधारित था, अस्थायी समाज था। कैसा समाज था भाई? ग्रामीण सभ्यता थी यहाँ पे। सभा किन लोगों की संस्था होती थी? श्रेष्ठ और सम्भ्रात लोगों की। कौन सी होती थी? किन लोगों की होती थी? श्रेष्ठ और सम्भ्रात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समिति किन लोगों की संस्था थी? सामान्य। सभा और समिति दो होती थी ना, कौन सी होती थी? समिति सामान्य लोगों की, और सभा जो आपके एक पोजीशन पे होते थे, मेन लोग होते थे, उनकी कौन सी सभा होती थी? उसकी कौन सी संस्था थी? सभा। और समिति सामान्य लोगों की। विदत का जिक्र ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 122 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 122 बार हुआ है। और सबसे ज्यादा जिक्र भी ऋग्वेद में किसका हुआ है? विदत का हुआ है। विदत में कौन कार्य करते होते थे? क्या कार्य होते थे? नव साधुओं का स्वागत होता था, धार्मिक अनुष्ठान के काम आते थे, और सामाजिक कार्य। ये सब कौन देखते थे? विदत। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वेद। जिसके रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास।
वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? श्रुति ग्रंथ, क्योंकि ये क्या होता है? परमात्मा के द्वारा सुना हुआ ज्ञान, जिसमें गुरु ज्ञान देते थे और उनके शिष्य जो होते थे वो सुनते थे। वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं भाई आपके? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वेद। उसके बाद हम ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी लेके आएंगे। वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। वेदों को क्या कहा जाता है भाई? अपौरुषेय। क्या बोला जाता है? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? जो पुरुष द्वारा रचित ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अपौरुषेय। क्योंकि वेदों को क्या बोला जाता है? वेद को मानव रचित न मानकर क्या बोला जाता है कि ये ईश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। क्या बोला जाता है? ईश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 हैं। कौन कौन सी हैं? ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। ऋग्वेद का रचना क्षेत्र कौन सा था? सप्त सैंधव क्षेत्र, जो 7 नदियों का संगम था। कौन सा आपका? अफगानिस्तान और पंजाब प्रांत। ऋग्वेद का रचना काल कितना माना जाता है? 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व रचना क्षेत्र माना जाता है, रचना काल। और रचना क्षेत्र क्या है? सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का उपनाम क्या है? उपनाम कह लो या उपवेद। जैसे जो 4 वेद हैं उनके 4 उपवेद भी हैं, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं भाई? 10 मंडल हैं, जिसमें पहला और जो 10वां मंडल है वो आपका बाद में बनाए गए थे। पहले कौन से मंडल बने थे? दूसरे से लेके 7वें तक। फिर आपका 9वां मंडल बना, फिर आपका पहला मंडल बना, फिर आपका 10वां मंडल बना। तो सबसे नवीनतम मंडल कौन सा था? 10वां मंडल था। और पहले मंडल के रचनाकार किन को माना जाता है? कर्णवंशी ऋषि को। किसको माना जाता है? कर्णवंशी ऋषि को। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक एग्जाम में पूछे नहीं गई, पर पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद कर लो। कौन से थे पहले मंडल के रचनाकार? कर्णवंशी ऋषि। और पहला और 10वां ही मंडल आपका क्या है? इन मंडलों में सबसे बड़े मंडल हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर कितनी सूक्तें मिली हैं? 191 191, दोनों में इक्वल सूक्त मिली हैं। कितनी? 191 191। और टोटल सूक्त कितनी है ऋग्वेद में? 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? 1028। मंडल कितने हैं? 10वें मंडल हैं, जिसमें दूसरे से 7वें मंडल कितने हैं? 6 मंडल हैं। इनमें ये कहा जाता है कि इनमें कुल ग्रंथ, इनके वंश मंडल, गोत्र मंडल, ऋषि मंडल, जो दूसरे से 7वें मंडल है, इनको क्या क्या बोला जाता है? कुल ग्रंथ, वंश मंडल, गोत्र मंडल और ऋषि मंडल। इनकी रचना एक कुल वंश गोत्र के 6 ऋषियों ने की थी, इसलिए इनको ऐसा बोला जाता है। और दूसरा मंडल क्या है आपका? गृत्समद मंडल। तीसरा विश्वामित्र ने लिखा था। ठीक है। तीसरा मंडल किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं, यानी कि कितने श्लोक हैं? 10,580। और कई कई बुक्स में आपको क्या मिलेगा? 10,462। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या बोला जाता था? होत्री। होत्री क्या होता है? ऋचाओं का पाठ करते हैं जो, उनको क्या बोला जाता है? होत्री। आकार की दृष्टि से सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? पहला और 10वां मंडल। विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर सबसे बाद में रचना कौन से मंडलों की हुई थी? पहले मंडल की और 10वें मंडल की। वेदों की रचना किसने की थी? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। किन्होंने की थी? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। किन मंडलों को कुल ग्रंथ, वंश मंडल, गोत्र मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है? दूसरे से 7वें मंडल को, जो क्या है आपके 6 मंडल हैं। वेद शब्द किस धातु से बना है? विद धातु से, जिसका मीनिंग ही क्या होता है? ज्ञान। जिसका मीनिंग क्या होता है? ज्ञान। किससे बना है वेद शब्द? किस धातु से बना है? विद धातु से, जिसका मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद त्रयी किन्हें बोला जाता था? वेद त्रयी सबसे पहले कौन से आए थे भाई? हमारे 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन्हें क्या बोला जाता है? वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद को। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है भाई? हमारी वेद संहिता। गोत्र पदों का मंडल कौन सा बोला जाता है? आठवां मंडल। गोत्र पदों का मंडल कौन सा बोला जाता है? आठवां मंडल। कौन सा बोला जाता है? आठवां मंडल। नेक्स्ट देखिए फिर, किस मंडल में गायत्री मंत्र है? या सॉरी ऋग्वेद का 9वां मंडल में क्या समर्पित है? सोम मंडल, सोमरस। ठीक है, तो सोम का वर्णन किस में है? 9वें मंडल में। और तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? सूर्य देवता, जिसमें आपको सावित्री ने क्या दिया था? गायत्री मंत्र। तो किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? हमारे तीसरे मंडल में। हस्तलिखित रचनाएं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? खिल। ये क्वेश्चन आ चुका है कि हस्तलिखित रचनाओं को ऋग्वेद में क्या बोला जाता था? खिल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किस मंडल में है भाई? ये आपके 8वें मंडल में। किस मंडल में है? 8वें मंडल में। कौन से मंडल में है? 8वें मंडल में। पुरुष सूक्त जिसमें सृष्टि के 4 वर्गों को बांटा गया है, कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। भाई वर्ण व्यवस्था किस वेद में आ गई थी? ऋग्वेद में ही आ गई थी। और पुरुष सूक्त कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त में ही आपके वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। 10वें मंडल में जो 4 वर्गों में दृष्टि को बांटा गया है, जो पुरुष सूक्त के अंदर हैं, वो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आगे देखो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्या है। सिर्फ ये याद रखना भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि वर्ण व्यवस्था किस उसमें आ गई थी? ऋग्वेद में आ गई थी। ऋग्वेद में 4 भागों में बांट दिया था। किस किस में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों की रचना कहाँ से मानते हैं? भगवानों द्वारा की हुई। आगे देखिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की रचना स्त्रियों ने की थी। कुछ मंत्रों की रचना है ना स्त्रियों ने की थी। उनके नाम क्या थे? लोपामुद्रा, अपाला, रोमशा और घोषा। क्या क्या नाम थे उनके? लोपमुद्रा, अपाला, रोमशा और घोषा। और वैसे ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों की रचना किन्होंने की थी? ऋषियों ने की थी। पर कुछ रचना किसने की थी? स्त्रियों ने की थी। उनके नाम क्या थे? लोपामुद्रा, अपाला, रोमशा, घोषा। और जो लड़कियां ऋग्वेद में अनमैरिड रहती थी, यानी कि आजीवन विवाह नहीं करते थे, उनको क्या बोला जाता था? आमुजा। क्या बोला जाता था? आमुजा। वर्ण व्यवस्था किस वेद में देखी गई? ऋग्वेद में। काव्य शास्त्र, नाटक, आरण्यक आदि के बीज रूप किस वेद में मिलते हैं? ऋग्वेद में। किस में मिलते हैं? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका उल्लेख है? दशराज युद्ध का। दशराज युद्ध क्या था? जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, यानी कि रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परुष्णी नदी। इस पर किन किन के बीच में हुआ था? सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, जिसमें आपके सुदास विजय हुए थे। तो दशराज युद्ध कहाँ पे हुआ था? परुष्णी रावी नदी के तट पर। और इसको कौन से मंडल में इसका उल्लेख मिलता है? 7वें मंडल में। दशराज युग में गविष्ट शब्द का प्रयोग बार बार में हुआ है। गविष्ट शब्द, गविष्ट, गविष्ट का मतलब होता है गायों की खोज। और इसका शब्द का वर्णन किस में मिलता है? दशराज युद्ध में बार बार में यूज किया गया था। ऋग्वेद में नियोग किसे कहते हैं? नियोग। नियोग होता है भाई जब आज भी ये परंपरा चलती आ रही है, अगर कोई लेडी विधवा हो जाती थी तो उसके छोटे भाई यानी कि उसके देवर से वो विवाह कर सकती थी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस। और सोम मंडल का जिक्र कौन से उसमें है? 9वें मंडल में। आर्यों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? जौ। जौ को क्या बोला जाता है? यव। जौ का दूसरा नाम क्या है? यव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाने लगा था? तांबे का। किसका प्रयोग किया जाने लगा? तांबे का, जिसे हम अपस धातु से भी जानते हैं। जिस तांबे का दूसरा नाम क्या है? अपस धातु।
ऋग वैदिक काल में किन देवताओं का सर्वाधिक महत्व था? इंद्र। इंद्र को किसका देवता माना जाता था भाई? वर्षा का। इंद्र भगवान का ऋग्वेद में कितनी रचनाओं में उल्लेख हुआ, यानी कि इंद्र शब्द कितनी बार यूज हुआ है? 250। इंद्र के बाद किन देवताओं को महत्व दिया जाता था? अग्नि व वरुण को। किन को दिया जाता था? अग्नि व वरुण को। ठीक है। और भी देवता थे, जैसे दैयो था, सोम, उषा, अश्विन, पुष्ण, विष्णु, मरुत। ठीक है। इंद्र को किसका देवता माना जाता था? युद्ध के नेता और वर्षा के देवता। अग्नि को क्या बोला जाता था? कि ये मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता पैदा करते हैं। वरुण देवता और मनुष्य के बीच में यज्ञ करते थे ना, तो यज्ञ में क्या होता था? देवता और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता होती थी। वरुण को किसका देवता माना है? पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता। इनको किसको माना गया है? वरुण को। वरुण देवता किस किस के निर्माता हैं? पृथ्वी और सूर्य के। समुद्र के देवता वरुण हैं। विश्व में नियामक एवं शासक के देवता वरुण हैं। सत्य के प्रतीक किनको माना जाता है? वरुण को माना जाता है। ऋतु परिवर्तन और दिन रात कर्ता किसको माना जाता है? वरुण को माना जाता है। वैसे दैयों को क्या बोला जाता है? आकाश का देवता। सबसे प्राचीन देवता किनको माना जाता है? आकाश का देवता, जो कौन है? दैयों। और वनस्पति के देवता सोम को माना जाता है, क्योंकि वनस्पति से ही हमें क्या प्राप्त होता है? सोमरस। प्रगति और उत्थान के देवता उषा को माना गया है। विपत्तियों को हराने वाले देवता को अश्विन बोला गया है। पशुओं के देवता को पूषण बोला गया है। विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता को क्या बोला गया है? विष्णु। आंधी तूफान के देवताओं को मरुत। ठीक है। ये थे आपके ऋग्वैदिक काल के देवता। इंद्र के बाद किन देवताओं का महत्व दिया गया? अग्नि एवं वरुण को। किन को दिया गया? अग्नि एवं वरुण को। अग्नि का रचनाओं में कितनी बार उल्लेख हुआ है? 200 बार। और इंद्र भगवान का 250 बार। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द, जिसे किले तोड़ने वाला भी कहा गया है, किसको बोला गया है? इंद्र को। ऋग्वेद काल में अविवाहित स्त्रियों को क्या बोला जाता था? अमाजु। क्या बोला जाता था भाई? अमाजु। क्या बोला जाता था? अमाजु। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती और पशुपालन, जब ही इनको ग्रामीण सभ्यता बोला गया है। आर्यंस की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को किसका देवता बोला जाता था? युद्ध और वर्षा का देवता बोला जाता था। और अरुण को किसका देवता बोला जाता था? वरुण को। अरुण कह लो, वरुण कह लो, दोनों एक ही हैं। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, आपके दिन रात के कर्ता, ऋतु परिवर्तन के देवता, सत्य के प्रतीक, इनको क्या माना है? और वरुण देवता। और इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता। अग्नि देवता को क्या माना है? कि मनुष्य और देवताओं के बीच में ये क्या करते थे? मध्यस्थता पैदा करते थे। और वनस्पति के देवता सोम, आकाश के देवता दैयों। ठीक है। विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता कौन है? विष्णु। पशुओं के देवता पूषण, विपत्तियों को हराने वाले अश्विन। ऋग्वैदिक काल में किस पशु को न मारे जाने की श्रेणी में रखा गया? और उस पशु की हत्या करेगा जो भी आदमी, उसको मृत्युदंड और देश निकाला की सजा थी। कौन सा पशु था जिसको ये सबसे पवित्र पशु मानते थे? गाय। पवित्र पशु आज भी हमारे भारत में किसको माना जाता है? गाय। पर बड़े अफसोस की बात है, सबसे ज़्यादा बीफ कहाँ से एक्सपोर्ट होता है? इंडिया से। और वो भी एक ब्राह्मण ही है जो बीफ का सबसे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आज के टाइम पे। चलो कोई नहीं, सबकी अपनी चॉइस होती है भाई। ये थे आज के आपके टॉप 100 क्वेश्चंस वैदिक सभ्यता के। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और भाई अपने फ्रेंड्स से भी शेयर जरूर करें, और कमेंट भी करें अगर आपको कुछ और नया चाहिए या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैदिक सभ्यता को ही कंटिन्यू करेंगे।